हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेट योरसेल्फ पर। मेरा नाम है मुरली मनोहर और मैं सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, सुखी हैं और बेहतर हैं। तो चलिए आज फिर से हम लोग क्लास 12 की एक नई इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देख लिया कि केंद्रीय समस्याएं क्या क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ रहे थे NCERT की। तो बच्चों, जहां मुझे NCERT के अलावा कुछ और बताने की जरूरत पड़ेगी, मैं उसका भी आप लोगों को जो है सो पूरा ज्ञान देना चाहूंगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है उत्पादन संभावना वक्र। तो ये चीज आपके बुक में बहुत अच्छे से नहीं दी गई है, इसको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बनते हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे क्वेश्चन बने चाहे नहीं बने, लेकिन उसको जानना बहुत जरूरी है, उसके महत्व को देखना बहुत जरूरी है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको PPC भी कहते हैं। उत्पादन संभावना सीमा या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको PPF कहते हैं, या नहीं तो इसी का एक और नाम है रूपांतरण वक्र, या जिसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या इसी को आपके पुस्तक में जो नाम दिया गया है वो है सीमांत उत्पादन वक्र। क्या नाम दिया गया है? सीमांत उत्पादन वक्र। सीमांत उत्पादन वक्र। तो ये कोई भी नाम आए, क्वेश्चन एक ही है तो उसका जवाब भी एक ही होगा। तो हम लोग चीजों को धीरे धीरे करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग शॉर्ट में PPC या PPF कुछ भी कह सकते हैं, एक ही बात है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। तो जैसा कि ये नाम ही इसका है, नाम से ही इसका परिभाषा समझ में आ जाता है कि यह क्या है। यह एक वैसा वक्र है जो उत्पादन की संभावनाओं को बतलाता है ना। क्योंकि अर्थशास्त्र में कई सारी संभावनाएं बनती हैं, है ना। तो उसके संभावनाओं को बतलाने वाला यह वक्र है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा तो डेफिनेशन क्या होगी? हम लोग आराम से चीजों को समझेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं करेंगे। तो परिभाषा क्या होगी? तो उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र PPC वह वक्र है जो दिए गए साधनों एवं तकनीक के आधार पर, यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर, तकनीक के आधार पर दो वस्तुओं के बीच उत्पादन की एक से अधिक संभावनाओं को प्रकट करता है। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि उत्पादन वक्र वह वक्र है जो दिए गए साधनों एवं तकनीक के आधार पर दो वस्तुओं के बीच उत्पादन के एक से अधिक संभावनाओं को प्रकट करता है। इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे, है ना। इस नियम को हम लोग और आगे समझेंगे। पहले आप यह परिभाषा, या तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस क्लास को, मेरी क्लास को करने से पहले आप अपने साथ एक कॉपी कलम लेकर जरूर बैठें, है ना। और इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या नहीं तो आप इसे पॉज करके इस वीडियो को, इस परिभाषा को नोट डाउन कर लें। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। मैं इसे अब मिटा रहा हूं। आगे सैमुअल्सन के अनुसार, सैमुअल्सन ने एक परिभाषा दिया है, उस परिभाषा को भी थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी क्वेश्चन को लिखते हैं तो उसमें जो अर्थशास्त्रियों ने अपने वक्तव्य दिए हैं, अगर उसको कोट कर देते हैं तो हमारी परिभाषा या हमारी जो उत्तर है वो अच्छी मानी जाती है। तो हम लोग लिखेंगे, सैमुअल्सन एक अर्थशास्त्री थे, इसलिए सैमुअल्सन के अनुसार
के अनुसार एक उत्पादन संभावना वक्र, एक उत्पादन संभावना वक्र आपका जब यह वीडियो खत्म होगा तो आपका पीपीसी को लेके, उत्पादन संभावना वक्र को लेके जितनी भी कंफ्यूजन है वो सभी दूर हो जाएंगी, है ना। एक उत्पादन संभावना वक्र चुनावों की सूची को बताता है। ये परिभाषा सैमुअल्सन ने दिया था, इसे आप नोट डाउन कर ले। मैं इसी तरह लिख करके मिटाता जाऊंगा ताकि आपका एक पूरा नोट्स भी बनता चला जाए साथ ही साथ, है ना। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है कि उत्पादन की संभावनाओं को बतलाता है। क्या बतलाता है? उत्पादन की संभावनाओं को। इस चीज को अब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि पीपीसी की व्याख्या हम लोग करेंगे। अब तो हमारा जो भी नियम है, जितने भी सिद्धांत हैं, वो इकोनॉमिक्स में कुछ मान्यताओं पर आधारित है। तो सबसे पहले हम इस नियम की मान्यताओं को लिख लेते हैं। पीपीसी की अब व्याख्या करेंगे, पीपीसी की व्याख्या आप करेंगे। तो पहला जो है, पहला है ना पीपीसी की मान्यताएं। पीपीसी की, आई होप आप समझ रहे हैं, पीपीसी का मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको बार बार शॉर्ट, इकोनॉमिक्स में ऐसे शॉर्ट वर्ड्स, इकोनॉमिक्स की अपनी शब्दावलियां हैं, ऐसे शॉर्ट वर्ड्स का यूज बहुत ज्यादा होता है ना। आप उत्तर में भी अगर पीपीसी लिखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं। कि मान्यताएं कुछ, ये नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित हैं। उन मान्यताओं में जो पहली है ना, वो पहली है कि साधन दिए गए हैं, संसाधन दिए गए हैं। दूसरा कि इन संसाधनों का, इन दिए गए संसाधनों का कुशल एवं उचित प्रयोग होता है। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अलग से इसे थोड़ा करा देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे वीवीआई समझे, इसे क्वेश्चन भी लड़ता है। और इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं उसे ये सब बातें पता होनी ही चाहिए। आगे हम लोग अनधिमान वक्र को भी पढ़ेंगे, इंडिफरेंट कर्व को भी पढ़ेंगे, और इसी तरह पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तथा लास्ट एक इसकी मान्यता है कि उत्पादन तकनीक स्थिर है। क्या है? स्थिर है ना। ठीक है, कि संसाधन दिए गए हैं, अर्थव्यवस्था में संसाधन क्या है? दिए गए हैं। दिए गए संसाधनों का हम लोग मान के चलेंगे कि कुशल और उचित प्रयोग हो रहा है ना। यानी जो लेबर है वो स्किल्ड है, पूरी तरह से जो संसाधन है हमारे पास वो पूरा हम यूज कर पा रहे हैं और एकदम कुशलता से यूज कर पा रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी है वो स्थिर है। ये तीन मान्यताएं हम लोग मानकर चलेंगे। तो इसको आप फिर से पॉज करके नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे इसके मिटाने के बाद आगे फिर और चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको एक तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से पहले हम लोग देखेंगे और फिर धीरे धीरे उसकी व्याख्या भी करेंगे। अब रेखा चित्र और तालिका के माध्यम से आपको ये उत्पादन संभावना वक्र बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा कि निम्न तालिका यानी टेबल, तालिका एवं रेखा चित्र के माध्यम से पीपीसी को समझा जा सकता है। तो रेखा चित्र, पहले तालिका बना लेते हैं। एक तालिका, ये किताब में भी आपकी एनसीईआरटी की सीमांत उत्पादन वाले बॉक्स में ये तालिका दे रखी है। तो क्या क्या तालिका में है? एक है संसाधन, मान लीजिए, सॉरी संभावनाएं कितनी है? तो 5 है, ए है, बी है,
सी है, डी है और ई है। संभावनाएं कितनी है? 5 हैं। संभावनाएं कितनी है? 5 हैं। ए, बी, सी, डी और ई। 2 प्रकार की वस्तुओं को ली गई है, क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं में इसको सरल रखा गया है, एक सरल अर्थव्यवस्था ली गई है, तो इसमें 2 प्रकार की वस्तु, केवल एक है अनाज और दूसरा है कपास। 2 प्रकार की वस्तु ली गई है और उसमें लिया गया है कि अगर ए का उत्पादन, अनाज का उत्पादन अगर हम 0 करते हैं तो उस कंडीशन में कपास का उत्पादन हम 10 इकाई करते हैं। अगर हम अनाज का उत्पादन 1 करते हैं तो कपास का 9 कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से क्रमशः हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2, 3 और 4। तो जब 2 करेंगे तो कपास का उत्पादन घट के 7 हो जाएगा। 3 होगा तो कपास का उत्पादन घट के 4 होगा और अंत में अगर हम पूरा संसाधन का उपयोग अनाज के उत्पादन में करते हैं तो 4 इकाई करेंगे तो कपास उस कंडीशन में 0 हो जाएगा। तो इस तालिका को समझने के लिए हम एक छोटा सा ग्राफ भी बनाते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस तालिका को हम लोग साइड में थोड़ा बना लेते हैं। ये तो तालिका रही, ये क्या हुई? तालिका हो गई। इस तालिका को आप लोग उतार ले। इसी तालिका के आधार पर हम लोग एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, एक बार में सभी बातें इसमें लिखनी उतनी आसान नहीं है और हम लोग इन सब चीजों को धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि एक बार धीरे धीरे अगर समझ गए तो चलिए बच्चों, अब इस तालिका को समझने के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले इस तालिका को पहले थोड़ा छोटा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। ए, बी, सी, डी और ई। इसमें एक अनाज था और एक कपास। ये 2 वस्तुओं की कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने लिया था। 0, 1, 2, 3 और 4, ये 0 है ना, 4, 7, 9 और 10, ये कॉम्बिनेशन हम लोगों ने लिया था। ये संभावनाएं थी ABCD। इस चीज को हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो एक ग्राफ जानते ही हैं आप लोग सभी कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसे ओरिजिन कहते हैं। और इधर हम लोग लेते हैं कपास को लेते हैं, कपास को लेंगे और इधर अनाज को लेंगे, कपास का 0 से लेके 10 तक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हम लोग ले लेते हैं। और कपास 0 से लेके 4 तक है, हम यहाँ 5 तक ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये मेरा अनाज हो गया, है ना। तो y एक्सिस पे हमने क्या लिया? कपास लिया। x एक्सिस पर हमने क्या लिया? अनाज को लिया। अब हम लोग इसके ग्राफ को बनाएंगे। तो अनाज कितना है? a मेरा कितना है? तो अनाज मेरा 0 है, यानी यहां होगा। और कपास कितना है? 10 है, यानी ये पॉइंट कहां बनेगा? ये यहाँ a पॉइंट बनेगा, है ना। यहाँ क्या बनेगा? a पॉइंट बनेगा। और b में अनाज मेरा क्या है? 1 है और कपास कितना है? 9 है। तो हम लोग 9 और 1 को मिलाएंगे तो ये लगभग यहां मिल रहा है, ठीक है। 9 और 1 ये मेरा बी पॉइंट बनेगा। उसके बाद सी पॉइंट कहाँ है? तो अनाज मेरा 2 है और कपास मेरा 7 है। तो 2 और 7 लगभग ये यहां मिल रहा है, ठीक है। ये मेरा सी पॉइंट बनेगा। और डी मेरा क्या है? अनाज मेरा 3 है और कपास मेरा क्या है? 4 है। तो 3 और 4 लगभग ये यहां मिलेगा, ये मेरा डी पॉइंट मिलेगा। तो यहां मेरा एक ये पॉइंट मिला, एक ये यहां पॉइंट मिला। और ई मेरा क्या है? तो 4 और 0 है, यानी अनाज मेरा 4 है और
ये कुछ इस तरह से मिला। तो हम लोग एक कर्व खींच लेते हैं, एक वक्र खींच लेते हैं। बोर्ड होने के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इस प्रकार से हमको एक वक्र मिल जाता है जिसमें कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, 0 और 10, 1 और 9, 2 और 7, 3 और 4 और 4 और 0, ये कॉम्बिनेशन हमको मिल जाता है। इस प्रकार से एक देखिए तो एक वक्र हमें मिल रहा है। इसी वक्र को हम क्या कहते हैं, इसी वक्र को पीपीसी कहेंगे या पीपीएफ कहेंगे या टीसी कहेंगे, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहेंगे या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहेंगे। यही चीज मेरा उत्पादन संभावना सीमा। अब यहाँ देखिए, अगर हम अनाज कपास की 10 इकाइयां चाहते हैं तो अनाज की एक भी इकाई हम उगा नहीं सकते हैं, यही चयन है ना। या अगर हम कपास की 9 इकाइयां चाहते हैं तो अनाज हमको 1 इकाई मिल सकता है, या अनाज की 1 इकाई चाहते हैं तो कपास की 1 इकाई को छोड़ना पड़ेगा। अनाज की अगर 2 इकाई चाहते हैं तो कपास की 3 इकाइयों को छोड़ना पड़ेगा, अगर, है ना। तो ये संभावनाएं बन रही हैं। अगर हमको अनाज की 3 इकाई चाहिए तो हमें कपास की 6 इकाई को छोड़ना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से कुछ संभावनाएं हमें बन रही हैं। संसाधन एक ही है, एक ही संसाधन का अलग अलग रूप से हमें ये सेट मिल रहा है। इस सेट को कहते हैं उत्पादन संभावना सेट। ये जो सेट मिल रहा है इस सेट को क्या कहेंगे, उत्पादन संभावना सेट। अब हम इन पूरे चीजों को, तो आप एक बार इस डायग्राम को, इस तालिका को तो लिख ही लिए होंगे, इसे अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इस ग्राफ को जरूर लिख लें। ये ग्राफ इसी डायग्राम पर आधारित है, तो बहुत ही आसान है। जो जिस एक्सिस पर है केवल उस एक्सिस को मिलाते जाना है तो एक वक्र हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसे या तो पॉज करके इसे लिख ले या स्क्रीनशॉट लेकर रख ले। ठीक है, चलिए इसको लिख, इसको उतार लीजिए। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग इसको उतार लिए होंगे या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जैसा आपको ठीक लगे आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको काम कीजिए। अब हम लोग कुछ और नहीं करना है, बस इस डायग्राम को, इस तालिका को और ग्राफ से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है उस चीज को हम लोग शब्दों में लिख लेंगे। तालिका और रेखाचित्र का वर्णन कर लेते हैं। तो व्याख्या कर लेते हैं इस तालिका और रेखाचित्र की व्याख्या। तो व्याख्या क्या होगी कि उपरोक्त तालिका एवं रेखाचित्र से, उपरोक्त तालिका एवं रेखाचित्र से चित्र में एक ऐसी अर्थव्यवस्था को लिया गया है, अर्थव्यवस्था को लिया गया है जो अपने संसाधनों का उपयोग, उपयोग करके अनाज या कपास का उत्पादन कर सकती है, तालिका में अनाज तथा
कपास के उन कुछ संयोगों को दर्शाया गया है जिनका उत्पादन उस अर्थव्यवस्था में संभव है। ठीक है, तो उपरोक्त तालिका एवं रेखाचित्र से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। क्वेश्चन के उत्तर को ज्यादातर पॉइंट में देने का प्रयास करें। हम लोग इतनी बातों को लिख लेते हैं। मैं एक बार फिर से हट जाता हूं, आप लोग इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन के उत्तर को जितना ज्यादा हो सके पॉइंट में लिखने का प्रयास करें। तो अब हम लोग निम्न बातें स्पष्ट होती हैं से कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, क्या क्या उस तालिका से हमें पता चलता है। तो आप तालिका को देखते जाएं। हम यहाँ पर कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो तालिका है और जो मेरा ग्राफ है बना, उसी को शब्द का रूप दिया जा रहा है। तो आप जब तालिका को गौर से देखकर समझ जाएंगे तो आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। मैं बस आपकी सुविधा के लिए लिख कर दे रहा हूं। तो पहला जो पॉइंट बनता है कि ये पहला क्या था कि अगर सभी संसाधन का प्रयोग कपास के उत्पादन में किया जाए तो अनाज का उत्पादन बिल्कुल 0 होगा। तो सभी संसाधनों का उपयोग अनाज के ही उत्पादन पर किए जाने पर अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा कितनी थी? 4 इकाइयां हैं, है कि नहीं। और तो अगर आप तालिका को देखें तो अगर कपास नहीं उत्पादन हो रहा है, कपास 0 हो रहा है और संसाधनों का सारा उपयोग अनाज के उत्पादन में हो रहा है, तो अनाज हमें 4 इकाइयां उत्पादित हो रही हैं और कपास बिल्कुल 0 हो रहा है। तो दूसरी कंडीशन क्या बनती है यहाँ पर कि दूसरी कंडीशन है कि यदि है ना सभी संसाधनों का उपयोग कपास के ही उत्पादन पर किए जाने पर कपास की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा 10 इकाइयां हैं। 10 इकाइयां हैं। ठीक है, अगर आप उस तालिका को देखें तो जो अगर सभी चीज
सभी उत्पादन के सभी संसाधन को अगर हम यूज कर लें और सिर्फ कपास को उगाएं तो उस कंडीशन में कपास की 10 इकाइयां उत्पादित होंगी और अनाज बिल्कुल शून्य होगा। तो आप इस 2 पॉइंट को लिख लें, फिर मैं इसे मिटाकर दूसरा पॉइंट और एक लिखना चाहता हूं, तो इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसे आप पॉज करके लिख लें। ठीक है, चलिए मैं इसे अब मिटा रहा हूं। चलिए अगला जो पॉइंट है, बस आप जैसा देख रहे हैं कि जो हमने तालिका में बनाया है बस उसे शब्दों का रूप दिया गया, इसमें कोई रटने जैसा कुछ है नहीं, है ना। अगर आप उस तालिका को समझ जाएं, उस तालिका से समझकर आप उसका ग्राफ भी खींच सकते हैं और उस तालिका को समझकर आप इसकी व्याख्या भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। मैं बस सुविधा के लिए लिख दे रहा हूं कि यदि सभी संसाधनों का उपयोग, है ना, तो आप तीसरा पॉइंट होगा कि अर्थव्यवस्था में अनाज की एक इकाई तथा कपास की 9 इकाइयां अथवा अनाज की 2 इकाइयां तथा कपास की 7 इकाइयां अथवा अनाज की 3 इकाइयां तथा कपास की 4 इकाइयां उत्पादित की जा सकती हैं। ठीक है, अनाज की कितनी, तो आप देख सकते हैं तालिका में हम लोगों ने इस चीज को देखा कि अनाज की 1 इकाई तथा कपास की 9 इकाइयां अथवा अनाज की 2 इकाइयां और कपास की 7 इकाइयां, है ना, और अनाज की 3 इकाइयां तथा कपास की 4 इकाइयां उत्पादित की जा सकती हैं। तो ये सारे कंडीशन बनते हैं, ये सारी संभावनाएं बनती हैं और इसी संभावना को जो कर्व, जो वक्र दिखाता है उसे हम पीपीसी कहते हैं। तो आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इसे लिख लें। आगे कुछ और बातों को हम लोग लिखेंगे, समझेंगे, तब तक इसे या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप चाहें तो इसे उतार सकते हैं अपने कॉपी में। मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी आप मेरी इस क्लास को करने बैठें तो आप कॉपी कलम साथ में लेके जरूर बैठें और निश्चित ही आपको बहुत फायदा होगा, है ना। इस तरीके से, इतनी व्याख्यात्मक तरीके से आपको पूरे YouTube में शायद कोई ना पढ़ाता हुआ मिले, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कुछ और चीजों को हम लोग जान जाएंगे। तो चलिए मैं इसे अब मिटा देता हूं। एक परिभाषा आता है, इसी से रिलेटेड है, इसलिए यहीं पर लिख देना सही रहेगा। पैराग्राफ चेंज करके आप लिख सकते हैं, उत्पादन संभावना सेट। उत्पादन संभावना सेट क्या होता है? तो उत्पादन संभावना सेट क्या है? तो कुछ नहीं है कि उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी या तकनीकी कर सकते हैं, तकनीकी या इसको स्लैश देकर प्रौद्योगिकी, तकनीकी या प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकीय ज्ञान तथा ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली
उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। मैंने यहाँ कुछ विशेष नहीं किया है ना, सिर्फ शब्दों में से लिखा है उत्पादन संभावना सेट। जो संयोग हम लोगों ने देखा कि कपास की अगर 7 मात्रा उत्पादित करनी है तो अनाज 2 मात्रा उत्पादित कर सकते हैं, कपास या अनाज की 3 मात्रा उत्पादित करनी है तो कपास की 4 मात्रा उत्पादित कर सकते हैं। तो ये जो मेरा एक सेट बन रहा है, इसी सेट को हम लोग कहते हैं उत्पादन संभावना सेट। इस चीज को हमने एक शब्द में गढ़ दिया है ना, आप इसे लिख लें या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम आगे इस पे बढ़ेंगे। अब हम लोग इसके विशेषताओं को देखेंगे और यहां से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे पीपीसी की विशेषताएं। इसे मैं अब मिटा दे रहा हूं। आज के बाद पीपीसी में आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और किसी भी प्रकार की क्वेश्चंस में आप फंसेंगे नहीं। इसे मैं इतना बृहद डिटेल से करा देता हूं, ठीक है। पीपीसी वक्र की विशेषताएं, पीपीसी की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, तो पहला जो पॉइंट बनेगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है कि पीपीसी वक्र है ना, पीपीसी जो है, पीपीसी वक्र नीचे की ओर ढालू होता है, अगर आप पीपीसी वक्र को देखें तो कुछ इस तरह से बना हुआ था, है ना। यही पीपीसी था जिसको हम लोग पीपीएफ भी बोलते हैं या इसको टीसी भी बोलते हैं। तो ये वक्र कुछ इस प्रकार का था। तो ये देखिए ढालू है, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये ऊपर से इसकी गति नीचे की ओर है ना। इसका जो स्लोप है, इसका जो ढलान है वो नीचे की ओर हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। तो इसका क्या कारण है ना। ये एक पहली विशेषता है। पहली विशेषता क्या है कि पीपीसी वक्र ऊपर से नीचे की ओर ढालू होता है। अब हम लोग इसके कारण को भी लिख लेते हैं। इसका कारण क्या है कि यह वक्र नीचे की ओर बाएं से, है ना, बाएं से लेफ्ट टू राइट, है ना, बाएं से दाएं ओर, बाएं से दाएं तरफ, है ना, बाएं से दाईं ओर होता है ना, ठीक है। इसका कारण यह है कि साधन सीमित होने के कारण एक वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो दूसरे वस्तु
वस्तु के मात्रा में कमी करनी पड़ती है, कमी करनी पड़ती है ना। अगर मान लीजिए यहां पर अनाज है और यहां पर कपास है ना, कॉटन है, तो हम लोगों ने देखा था कि मान लीजिए अगर यहां पर है ना 1 और 9 रहेगा, कि अगर हम कपास की या अनाज की मात्रा को बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 2 और 7 हो जाता है ना, यहाँ 3 और 4 हो जाता है। तो अगर हम कपास की मात्रा को बढ़ाते हैं, है ना, अनाज की मात्रा को बढ़ाते हैं तो कपास को घटाना पड़ेगा, है ना, या कपास की मात्रा को बढ़ाते हैं तो अनाज की मात्रा को घटाना पड़ता है। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण है सीमित साधन, सीमित साधन। उसका कारण क्या है कि साधन सीमित है, चयन की समस्या होती है ना। तो पहला जो यहां से विशेषता बन के आती है कि पीपीसी वक्र नीचे की ओर ढालू होती है, इसका स्लोप नीचे की ओर, वो भी किधर से? बाएं से दाईं, बाएं से दाईं, नीचे की ओर किधर? बाएं से दाईं तरफ ढालू होती है ना। ठीक है, उसका कारण क्यों है? क्योंकि साधन हमारे पास क्या है? सीमित है। साधन क्या है? सीमित है ना। तो अगर एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी वस्तु की मात्रा में कटौती करनी ही पड़ेगी। यही कारण है कि इसका स्लोप ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं तरफ ढालू होता है। दूसरी जो है विशेषता है इसकी, तो इसे मैं मिटा देता हूं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या नहीं तो पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लें। मैं तो कहूंगा कि साथ ही साथ नोट डाउन कर लें ताकि आपको फिर बाद में मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, चलिए एक बार मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसे पॉज कर लें। आगे देखते हैं अगली विशेषता। अगली विशेषता क्या है कि यह मूल बिंदु की ओर, यह मूल बिंदु की ओर, यह मूल बिंदु की ओर नतोदार होता है। नतोदार यानी कॉनकेव, कॉनकेव होता है। यह मूल बिंदु की ओर नतोदार होता है ना। आप देख सकते हैं कि ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है ना। मूल बिंदु की ओर क्या होता है? ये नतोदार होता है, यानी कॉनकेव टू द ऑरिजिन। इसे क्या कहेंगे हम? कॉनकेव टू द ऑरिजिन, टू द ऑरिजिन। ठीक है, क्यों? तो उसका कारण जानते हैं। तो दूसरी विशेषता क्या है कि यह मूल बिंदु की ओर नतोदार होता है। तो उसका कारण क्या है? तो यह मूल बिंदु की ओर नतोदार होता है। इसका कारण है, इसका कारण बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत है ना। सीमांत अवसर लागत, अवसर लागत को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, है ना। सीमांत अवसर लागत यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, सीमांत अवसर लागत क्या होता है, अवसर लागत क्या होता है हम लोग देखेंगे। इसका कारण क्या है? बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत है ना, है। ठीक है, अर्थात एक वस्तु की उत्पादन बढ़ाने के लिए, एक वस्तु की उत्पादन बढ़ाने के लिए, एक वस्तु की उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की
बढ़ती इकाइयों का त्याग करना पड़ता है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर अनाज का उत्पादन जैसे जैसे बढ़ाएंगे, कपास का उत्पादन में उसी तरह से कमी करना पड़ता है ना। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। और इसी के कारण से इसका जो मूल बिंदु की ओर या क्या होता है, नतोदार होता है, ठीक है। आगे इसे आप फिर से या तो नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, फिर से मिटाऊंगा। अगली कुछ और 2 विशेषताएं हैं बहुत छोटी छोटी, उसे मैं लिख देता हूं। चलिए इसे मैं अब मिटा रहा हूं। पीपीसी का ये 2 विशेषताएं इंपॉर्टेंट थी, है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पीपीसी का दाईं ओर खिसकाव संसाधनों में वृद्धि है ना, तथा तकनीकी प्रगति को दर्शाता है, ठीक है। ऐसे भी इकोनॉमिक्स में अगर कोई कर्व दाईं ओर खिसक रहा है तो यानी वो चीज बढ़ रहा है ना। तो दाईं ओर अगर खिसका होगा तो संसाधनों की, इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि ABCD का 4 ऑप्शन दे देगा और एक पूछेगा कि दाईं ओर का खिसकाव किस चीज का प्रतीक है, तो यह संसाधनों की वृद्धि और तकनीकी प्रगति का यह प्रतीक है। दूसरा विशेषता है कि पीपीसी का बाईं ओर खिसकाव संसाधनों में कमी तथा तकनीकी, है ना, अवनति, प्रगति का उल्टा भी होता है अवनति, तकनीकी अवनति को दर्शाता है, ठीक है। तो ये 4 इसकी विशेषताएं हो गई। इस प्रकार से लगभग यह खत्म हो गया है। अब हम लोग, तो ये हो गया। आगे एक और छोटी सी विशेषता है, इसे आप लोग या तो नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अब फिर से इसे मिटाने जा रहा हूं। तो चलिए आगे अब हम लोग इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं। विशेषताएं ये 4 काफी हैं। आगे निष्कर्ष, जब भी कोई नियम लिखे तो उसकी मान्यताएं, उसकी व्याख्या, उसकी निष्कर्ष को जरूर मेंशन करें। तो निष्कर्ष इनसे क्या निकल कर आता है सामने। तो निष्कर्ष निकालने के लिए यह कहा जा सकता है कि पहले दक्षता प्राप्त करने के लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को उचित और व्यवस्थित
रूप से विनियमित व प्रबंधित किया जाना चाहिए। है ना। तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि जो उत्पादन संभावना वक्र है वो क्या बतलाता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उचित और व्यवस्थित, नियमित और प्रबंधित किया जाना चाहिए। है ना। ठीक है, आगे और कुछ निष्कर्ष हैं उसको भी लिख लेते हैं। दूसरा है कि यदि संसाधनों का गलत आवंटन यानी वितरण आवंटन होता है तो इससे अर्थव्यवस्था में संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कि अर्थव्यवस्था इससे छोटी होती है। अर्थव्यवस्था में क्या होता है? संकोचन। अगर संसाधनों का गलत आवंटन होगा तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा? संकुचन होगा। और क्या होगी? इससे हानि होती है और हानि होता है ना, हानि होता है। अपने उत्तर को जितना ज्यादा हो सके पॉइंट में लिखने का प्रयास करें। तो आप इसे उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। अगले जो पॉइंट है उसको देखते हैं। निष्कर्ष का लास्ट पॉइंट है कि संसाधनों की कमी और उत्पादन में प्रौद्योगिकी के उचित कार्यान्वयन की अक्षमता से अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है। ठीक है, तो ये 3 निष्कर्ष हैं। ठीक है, आप इसे या तो लिख ले या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब एक लास्ट इसे अंत पैराग्राफ के साथ हम लोग इसका निष्कर्ष को खत्म कर देंगे और यह उत्तर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको एग्जाम में जब भी आए तो आप कोशिश करें कि ऐसे ही अपने उत्तर को लिखें और इससे छोटी छोटी कई क्वेश्चन भी बनते हैं। अतः उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी को उत्पादन स्तर को नापने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते समय लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र खत्म हो गया, है ना। ये निष्कर्ष आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर से इसे नोट डाउन कर लें। और अब हम लोग देखते हैं। तो इस आशा करते हैं जो आज का यह क्लास है इसकी जो पूरी व्याख्या है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का और आपके हो सकते हैं एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं
और इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले को ये बातें तो पता होनी ही चाहिए, व्याख्यात्मक रूप से पता होनी चाहिए, है ना। तो आगे हम लोग कल और अवसर लागत को देखेंगे, इसमें किस खिसकाव से किस प्रकार से क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब बातों को भी थोड़ा देखेंगे। तो तब तक के लिए आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ज्ञानवर्धक रहा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और हमारे इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों को, सुझावों को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।